हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हम लोगों ने सीए इंटरमीडिएट में इनकम टैक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है। इनकम टैक्स में हमने कल की डेट में आपको पढ़ाया था लीव इनकैशमेंट। ओके बेटा। तो लीव इनकैशमेंट आई होप सारा सब कुछ आपको याद होगा। हमने बताया था लीव इनकैशमेंट के, समझाया था क्या होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये बताया था लीव को अगर आप इनकैश कराते हो तो उसको एग्जम्पशन कितना मिलेगा सेक्शन 10 AA के अकॉर्डिंग। सेक्शन 10 AA में अब लीव इनकैशमेंट दो प्रकार का होता है, हमने बताया था। आपका क्या बताया था, यदि आप ड्यूरिंग द क्या लोगे, सर्विस लोगे तो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। आफ्टर रिटायरमेंट या डेथ लोगे तो दो केस बनेगा। 10 AA फर्स्ट, 10 AA सेकेंड। 10 AA फर्स्ट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो खुश हो जाओ, फुल्ली एग्जाम्प्ट। अगर आप क्या हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो अब आपको क्या देखना पड़ेगा, चार केस देखने पड़ेंगे। चार केस में जो लोअर रहेगा उस अमाउंट का एग्जम्पशन मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। पहला, आपको सीलिंग लिमिट कितनी होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी लिमिट 25 लाख से ज्यादा आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। फिर सेकेंड पॉइंट में हमने बताया था लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, जितना आपको लीव सैलरी मिल रहा हो, मतलब .1 25 लाख, उस .2 आपको जितना लीव सैलरी रिसीव्ड होता है। ठीक है। सेम टू सेम एचआरए में पहला पॉइंट एचआरए रिसीव्ड, वैसे लीव सैलरी रिसीव्ड। चलो, थर्ड पॉइंट है आपका 10%, मतलब सॉरी 10 मंथ सैलरी। क्या है, 10 मंथ सैलरी, वो भी एवरेज बेसिस पे। अब ये 10 मंथ सैलरी कौन सी होनी चाहिए, भाई जो हमने रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए सैलरी बना बताया था वही सैलरी होनी चाहिए। ठीक है ना। चलो, अब रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए हमने सैलरी क्या बताया था, हमने बताया था बेसिक सैलरी प्लस डीए, वो भी रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। ओके। उसके बाद हमने बताया था कमीशन जो कि टर्नओवर बेस रहेगा। केवल इन तीनों को ऐड कर लो, ऐड कर लिया, या फिर ऐड नहीं करते हो, बेसिक सैलरी में 10 से मल्टीप्लाई करा दो क्योंकि पर मंथ होगा। डीए में जितना परसेंट रिटायरमेंट बेनिफिट वो करके भाई किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 10 से मल्टीप्लाई कराओगे। फिर उसके बाद कमीशन जो भी दिया होगा टर्नओवर बेसिस पे उसको रख करके फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, इन सबको ऐड करके टोटल 10 से डिवाइड कर दो। बस, आपकी 10 मंथ की एवरेज सैलरी आ गई। ठीक है ना। तो अब आपकी ये 10 मंथ की एवरेज सैलरी आ गई। सिंपल, 10 मंथ सैलरी। ठीक है। वो भी ब्रैकेट में लिख सकते हो एवरेज बेसिस पे। ओके। फोर्थ पॉइंट आपको क्या करना था, जो भी आपने अनअवेल्ड लीव है आपके पास। अनअवेल्ड लीव का मतलब देखो बेटा, आपको पूरे साल क्या मिलती है, लीव मिलती है। मतलब कि जैसे आपने एक साल में आपको 30 दिन मिल सकता है, 32 दिन मिल सकता है, 35 दिन मिल सकता है। ऐसे आपको क्या मिलती है, साल भर में लीव मिलती है। ठीक है ना। तो अब क्या कर रहे हो, सपोज आपने पूरे साल लीव लिया ही नहीं, 20 साल, 25 साल, आपने 30 साल जॉब किया। अब ये सारे के सारे साल आपने लीव नहीं ली, सपोज। ठीक है। अब इनकम टैक्स कहता है अगर इंप्लॉयर आपको चाहे लीव दे 35 या 20 डेज, ठीक है ना, पूरे साल में, लेकिन एज पर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम 30 डेज ही मानेंगे। ठीक है ना। तो अब मान लो आपने 25 साल जॉब किया, तो बताओ आपके पास कितना लीव हो जाएगा, भाई 25 ईयर मल्टीप्लाई 30 डेज। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, बताओ बेटा। 25 का मल्टीप्लाई 3 में करा दोगे 775 आ जाएगा। ठीक है ना। 75 मतलब 750 डेज, 750 डेज। अब सपोज मान लो, अब ऐसा तो है नहीं है कि हर साल लगातार आपने 25 साल किया जॉब, अब एक भी लीव नहीं ली होगी। मान लो टोटल आपने लीव ले ली है सारे साल का मिला करके 200, 300, 400, मान लो 400 ले लिया। ठीक है ना। तो अब इसको क्या करोगे, भाई 400 से माइनस कर दोगे तो 350 आ जाएगा आपका अनअवेल्ड लीव। अनअवेल्ड लीव को आप किस में कन्वर्ट करोगे, मंथ में, क्योंकि आपकी सैलरी क्या होगी, पर मंथ होगी।
तो अब इसे क्या करोगे, पर मंथ कन्वर्ट करने के लिए 30 से डिवाइड कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, मंथ आ जाएगा। अब जितने मंथ आएंगे उतने मंथ को आपको सैलरी दे दी जाएगी। इतना आसान है बेटा। प्रैक्टिकल आपको, आपका कितना मंथ बनेगा अनअवेल्ड लीव, आप मंथ निकाल लो। फिर एवरेज मंथ जो ये सैलरी 10 महीने की निकली है, इसको कितने महीने की निकालो, 1 महीने की सैलरी निकाल लो। मतलब कि जो एवरेज सैलरी है 10 महीने की आई है ना, अब क्या करो, एवरेज सैलरी डिवाइड कर दो कितना, 10 से, और मल्टीप्लाई कर दो जितने महीने आपके हुए होंगे। ठीक है ना। अब उस मंथ को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, बस आ गया बेटा। इन चारों में से जो लोअर रहेगा उसका एग्जाम्पशन ले लो। सिंपल है। ओके, समझ में आया। चलो, आपको एक पॉइंट हमने यहाँ पे बताया था कि अगर आप एक जगह जॉब किए, अब वहां पे आपने लीव इनकैशमेंट करा लिया, ठीक है ना, मान लो आपको कुछ एग्जम्पशन मिल जाती है, आपको जो भी एग्जम्पशन मिलेगी वो आपके स्टैट्यूटरी लिमिट से कम होती जाएगी। किससे कम होती जाएगी, स्टैट्यूटरी लिमिट। स्टैट्यूटरी लिमिट 25 लाख है। ठीक है, आपने एक जगह जॉब किया जहां पे आपको एग्जम्पशन मिल गई है मान लो 2 लाख रुपए की, तो अब 2 लाख रुपए इससे माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 23 लाख रुपए आपकी क्या आ जाएगी, स्टैट्यूटरी लिमिट आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप कहीं जॉब करने जाते हो और वहां पे आपका लीव इनकैशमेंट होगा, तो आप एग्जाम्पशन के टाइम में इस स्टैट्यूटरी लिमिट का यूज करोगे। ओके, ये पॉइंट भी बताए थे आपको। चलो, उसके बाद हमने ये क्वेश्चन पूरा कराया था, बहुत आसान था भाई। इसमें आपको दो केस दिए थे, एक वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप जानते हो गवर्नमेंट के केस में फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता है, या ये रिटायरमेंट के टाइम में मिल रही है इसको। ठीक है ना। अगर वो 20 साल बाद जॉब करके रिटायरमेंट लेकर रहा है, तो रिटायरमेंट के बाद वो अगर लीव को इनकैश कराता है, तो वो क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको एग्जम्पशन मिलती है, जो कि अभी हमने 4 केस बताए थे, उन 4 केसेस की वजह से। पहला केस ये देखो लिखा है स्टैट्यूटरी लिमिट। दूसरा केस सिंपल, जो आपको क्या रिसीव हुई है, लीव इनकैशमेंट। ये देखो, रिसीव्ड लीव सैलरी 5 लाख रुपीज। फिर उसके बाद आपको 10 मंथ की सैलरी, एवरेज सैलरी निकालनी है। ये देखो निकाल लिए थे हमने 66,000, आपकी ये 10 मंथ की एवरेज सैलरी आ गई है। उसके बाद आपका टोटल लीव कितने दिन का था बेटा, बताओ, 20 साल है, 30 दिन मिल रहा है, तो 20 × 3 करोगे तो आपका 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 600 आ जाएगा। ओके, अब इस 600 को आप माइनस कर दो जितना आपने क्या करा दिया है, मतलब लीव लिया है आपने। हाँ, तो अब आपका थर्ड पॉइंट में एवरेज सैलरी निकाल लिया। फोर्थ पॉइंट में हमने बता रहे थे आपका जितना क्या है, लीव है, उसमें से अवेल्ड लीव को माइनस कर दोगे। अवेल्ड लीव आपकी 480 दे रखा है, 480 माइनस कर दिया होगा, आपका क्या आ जाएगा, अनअवेल्ड लीव आ जाएगा। मतलब 20 और 100, 120 आ गया। अब इसे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 30 से डिवाइड कर दो, 3 × 12 कितना आ गया, 4 मंथ आ गया। आपने 10 महीने की एवरेज सैलरी निकाल रखी है। अब क्या करना है भाई, 1 महीने की एवरेज, 1 महीने की एवरेज सैलरी निकाल लो और 4 मंथ में मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका आराम से। जो भी आपने लीव लिया, मतलब कि लीव नहीं लिया था, अनअवेल्ड लीव के को कैश में कन्वर्ट कर दिया हमने। ओके, समझ में आया बेटा। चलो, ये आपका ये देखो, जैसे आपका 4 मंथ था और आपकी टोटल सैलरी दे रखी थी। अब टोटल सैलरी को हमने 10 मंथ की सैलरी को हमने 1 मंथ में कन्वर्ट करने के लिए भाई 10 से डिवाइड कर दिए, 1 मंथ की सैलरी आ गई, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 26,400 आ जाएगा। अब इन चारों में से जो भी लोअर होगा उतने का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। अब आपको एग्जम्पशन किस में मिलेगा, जितना आपने रिसीव किया होगा, क्या, लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट, लीव सैलरी कितना रिसीव किए थे, 5 लाख।
5 लाख में से आप कितना माइनस कर दोगे, 26,400 माइनस कर दोगे, तो आपकी टैक्सेबल लीव सैलरी आ जाएगी। बोलो बेटा। ओके, चलो, एग्जम्पशन, अंडर सेक्शन, ये सारा सब हो गया। अब आपका एक टॉपिक है प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना। प्रोविडेंट फंड आपका क्या होता है? प्रोविडेंट फंड स्कीम इज अ स्कीम intended to give substantial benefit to an employee at the time of his retirement। मतलब ये आपका क्या होता है? एक प्रकार की स्कीम है, ठीक है ना। प्रोविडेंट फंड स्कीम इज अ स्कीम इंटेंडेड टू गिव सब्सटेंशियल बेनिफिट। ये आपको बाद में बेनिफिट देती है, मतलब आपकी, अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो बाद में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये क्या है? गिव सब्सटेंशियल बेनिफिट टू एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। मतलब कि एम्प्लॉय को मिलती है उसके रिटायरमेंट के टाइम पे। अंडर दिस स्कीम स्पेसिफाइड सम इज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी। मतलब जो आपको सैलरी मिलती है उस सैलरी में से कुछ आपका अमाउंट क्या कर लिया जाता है? डिडक्ट करके प्रोविडेंट फंड में जमा कर दिया जाता है। उसके बाद जो आपकी सैलरी बचती है वो सैलरी आपकी भाई एम्प्लॉय के पास चली जाती है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। तो डिडक्ट करके द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय ईच मंथ, हर एक महीने आपका ये प्रोसीजर होता है रेगुलर इंटरवल में। ओके, एज हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फंड। Okay, as his contribution towards the fund, the employer also generally contribute the same amount out of his pocket। मतलब कि कह रहा है कि द एम्प्लॉयर, जो आपका एम्प्लॉयर होता है, जितना आपका प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा होता है उस सेम अमाउंट एम्प्लॉयर भी क्या करता है? सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करके जो भी ये अमाउंट बनता है इसे किसी भी प्रोविडेंट फंड का स्कीम होती है, कई स्कीम है, उन स्कीम में क्या कर दिया जाता है? जमा कर दिया जाता है। अभी हम स्कीम के बारे में देखेंगे। अब देखो, आपका स्कीम डिसाइड करता है कि आपको क्या मिलेगी, एग्जम्पशन कितना मिलेगा और आपका टैक्सेबल कितना होगा, ठीक है ना। चलो, तो ये समझ में आया होगा, प्रोविडेंट फंड की मीनिंग समझ में आ गई होगी। टू द फंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टू ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन को इन्वेस्टेड इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अंदर, मतलब अप्रूव्ड सिक्योरिटी होती है वहां पे क्या किया जाता है? इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन देयर ऑन इज आल्सो क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय। मतलब अब आपने पैसा जमा किया है भाई किसी भी सिक्योरिटी में, उसमें से इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा वो इंटरेस्ट एम्प्लॉय के अकाउंट में क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। ओके, एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। दस द क्रेडिट बैलेंस इन अ प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय कंसिस्ट द फॉलोइंग। मतलब जो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉय के लिए, ये 4 तरीके से हो सकता है। कौन कौन से? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय जो अपना खुद से कंट्रीब्यूशन करेगा, और एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन करेगा किसी सिक्योरिटी में उसका इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का क्या होगा? इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये 4 तरीके से जो आपका अमाउंट होगा वो एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। कब क्रेडिट होगा भाई? इसमें 2-3 केस बनते हैं। आप क्या लो? रिटायरमेंट ले लो, ठीक है। रिटायरमेंट के टाइम में क्रेडिट हो सकता है, या तो फिर आप रेजिग्नेशन दे रहे हो तब, या फिर डेथ के समय। तो कह रहा है एक्यूमुलेटेड बैलेंस इज पे टू द एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो उसके लीगल हायर को ये सारा सब कुछ पे कर दिया जाता है। कौन कौन अमाउंट? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट, ये सारा सब कुछ एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ओके, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिजिग्नेशन एंड डेथ, डेथ के केस में लीगल हायर। द प्रोविडेंट फंड रिप्रेजेंट्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्मॉल सेविंग
कह रहा प्रोविडेंट फंड किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सोर्स ऑफ स्मॉल सेविंग अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। हेंस द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सर्टेन डिडक्शन ऑन सेविंग इन अ प्रोविडेंट फंड अकाउंट। मतलब कि इनकम टैक्स कहता है कि हम आपको कुछ डिडक्शन देंगे यदि आप प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करके बाद में एक्युमुलेट करके क्या करते हो, निकालते हो। ठीक है, तो इसका अब डिडक्शन आपको मतलब टैक्स पढ़ना पड़ेगा बाद में। चलो, टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड कितने होते हैं आपको बता दे भाई। आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। चार प्रकार के फंड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आपका होता है। ठीक है, देखो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, कुछ नहीं, इन सबको ज्यादा इनमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल याद रखना ये चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। केवल इन सबको याद रख लो, एग्जाम में ये नहीं आएगा। ठीक है ना, इसके बाद का जो टैक्स मतलब टैक्स ट्रीटमेंट होगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। ठीक है ना, चलो। Recognized provident fund means a provident fund recognized by the commissioner of income tax for the purposes of the income tax. It is governed, मतलब आपका कह रहा है कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मींस प्रोविडेंट फंड जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है किसके द्वारा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा, जो कि वो क्या प्रोवाइड करता है आपको, प्रपोजेस ऑफ इनकम टैक्स, कितना आपको इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है, इज गवर्न्ड बाय पार्ट ऑफ शेड्यूल 4 टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। द शेड्यूल कंटेन्स द वेरियस रूल्स रिगार्डिंग फॉलोइंग recognition of the fund, employees and employers contribution to the fund, treatment of accumulated balance etc. A fund constituted under the employees provident fund miscellaneous provisions act 1952 will also recognize provident fund। ओके, चलो। अब अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो कि अब फंड है नॉट रिकॉग्नाइज बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसे बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। जिसे इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज करता है उसे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जिसे इनकम टैक्स ऑफिसर या कमिश्नर नहीं रिकॉग्नाइज करता उसे अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है, द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज गवर्न्ड बाय द पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। ये कौन गवर्न करता है, 1925 इज एप्लीकेबल अप्लाई टू एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट, रेलवे, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लोकल बॉडीज, यूनिवर्सिटीज एंड ऑल रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब इसे जो गवर्न करने वाले इंस्टीट्यूट हैं वो आपके लोकल बॉडी, यूनिवर्सिटी या फिर कोई सेमी गवर्नमेंट या फिर रेलवेज या फिर आपका एजुकेशनल कोई इंस्टीट्यूशन होगा, ये लोग इसे क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। ओके, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ is operate under the Public Provident Fund Act 1968. Membership of the fund is open to every individual through it is ideally suited to self-employed people. A salaried employee may also contribute to PPF. In addition to the fund operated by the employee, an individual may contribute to the fund on his own behalf or on behalf of minor of whom he is the guardian। मतलब इसमें कोई एम्प्लॉय सेल्फ कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है ना, या फिर उसका एम्प्लॉयर तो करेगा ही करेगा डिडक्ट करने के बाद। अगर कोई एम्प्लॉय अपने से चाहे मतलब कि सेल्फ वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो कर सकता है। ठीक है, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इसमें कोई भी पब्लिक क्या कर सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है। फॉर गेटिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, मेंबर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अ मिनिमम ऑफ ₹500 in a year। The maximum amount that may qualify for deduction, this account is 1,50,000 as per
बीपीएफ, ये सारा आपको डिडक्शन में भी पढ़ाया जाएगा कि अंडर 80C के अकॉर्डिंग आपको 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है। ओके, a member of PPF may deposit his contribution as may installment in multipliers of 500 as is convenient to him। भाई 500 से कम आप कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा आप चाहे जितना कर दो। द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन में बी पेड एट एनी ऑफ द ऑफिस और ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इट्स सब्सिडरीज स्पेसिफाइड ब्रांचेस ऑफ बैंक और एनी पोस्ट ऑफिस, मतलब कहीं से भी आप जमा कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, टैक्स का ट्रीटमेंट देखना है, मतलब आपने, अब आपको क्या किस में जमा करना चाहिए, ये टैक्स का बेनिफिट देखकर आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन करोगे, कि आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में करोगे कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में करोगे या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। चलो, जो आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, आप जानते ही होंगे। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो कंट्रीब्यूशन अगर 12% आप सैलरी से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है बेटा। मतलब आपने सपोज 18% जमा कर दिया, ठीक है, तो 18% माइनस 12% जो भी आएगा कितना आएगा, 6% आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बताओ बट समझ में आया बेटा। चलो, उसके बाद आपका नॉट, अगर आप अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं, नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जब आप कंट्रीब्यूशन करते हैं अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, उस समय क्या नहीं होता, टैक्सेबल नहीं होता। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर जमा करते हैं तो फुल्ली एग्जम्प्ट है। ओके, ये सारे के सारे बेनिफिट हैं। उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर नहीं जमा कर सकता है, ठीक है ना, ओनली एम्प्लॉई या फिर कोई और असेसी जमा कर सकता है। चलो, अब एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन क्या कहता है, एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C वेयर एम्प्लॉय एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC। मतलब अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करती है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी 80C का, ठीक है। किसमें, अगर वो जमा करती है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय जमा करता है तो नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, इस ये अनरिकॉग्नाइज है, डिडक्शन कहां मिलेगा भाई, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में यदि आप जमा करते हो तो आपको 80C का डिडक्शन मिल जाएगा यदि आप ओल्ड रिजीम में है बाद में। चलो, यही चीज इसमें भी है, ओल्ड रिजीम लेकर के आप क्या कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, और आपने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा किया है तो आपको 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी आपको डिडक्शन 80C का मिल जाएगा ओल्ड रिज्यूम में। ओके, चलो, ये पॉइंट समझ में आया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। अब इंटरेस्ट जो कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो बेटा, आप जानते हो कि अगर आप कहीं पैसा कंट्रीब्यूट करते हो तो वहां से आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अब आपका इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कितना टैक्सेबल होगा, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम इज टैक्सेबल। मतलब आपका 9.5% इंटरेस्ट यदि मिल रहा है, ठीक है, तो इतने तक का इंटरेस्ट आपका एग्जम्प्ट रहेगा। इससे ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, यदि आप कहाँ जमा करते हो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में नॉट टैक्सेबल द टाइम क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट क्रेडिट होगा तब टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं तो इस केस में आपका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट आएगा वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में देखो एग्जम्पशन ज्यादा मिल रही है, आप देख रहे होगे, ठीक है ना, यहाँ पे भी मिली है।
आप जब इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तब भी एग्जम्पशन मिलती है, एटीसी का भी एग्जम्पशन मिलता है, इंटरेस्ट जो मिलता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे उस पे भी एग्जम्पशन मिलता है। फिर उसके बाद जो आपकी पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसमें इंप्लॉयर के भाई जब इंप्लॉयर को कंट्रीब्यूट करने का लिए एलिजिबल नहीं है तो उसको इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा, तो नॉट अप्लीकेबल। जब कंट्रीब्यूट करने के लिए ही अप्लीकेबल नहीं है तो इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा। ओके, समझ में आ गया होगा। चलो, अब आपका लास्ट पॉइंट दे रखा है इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, या फिर कोई और सेल्फ कंट्रीब्यूट कर रखा है एम्प्लॉय, उसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। चलो, अब इस अगर वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जमा कर रखा था क्या, तो वो अमाउंट इज एक्सेस ऑफ 9.5% इज द टैक्सेबल एज अ सैलरी। मतलब कि 9.5% अगर क्या होती है, मिलती है, तो उतना आपको एग्जम्प्ट है, और इससे ज्यादा आपको रिसीव होता है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ओके बेटा, चलो, अब आपका आपने क्या कर रखा है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जमा कर रखा है तो नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट। ओके बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्या, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में आप जमा कर रखे हो और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे, तो यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाएगा अप टू सर्टेन लिमिट ऑफ कंट्रीब्यूशन। एक लिमिट है, अभी नीचे बताते हैं, ठीक है ना। और अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा किया और उससे आपको इंटरेस्ट मिलता है तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो, अब देखो, अब विद एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10-12 सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन डिटेल्ड इन चार्ट बिलो, मतलब चार्ट में बिलो नीचे दे रखा है। चलो, अब वो हम लोग देखेंगे नीचे का चार्ट। बताओ बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं आया, है आसान। इसमें आपके बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, किसमें, जब आपको टोटल सैलरी निकालना होगा। ठीक है, आप जानते हो अगर आपको पता होगा तो आप 9.5% इंटरेस्ट से ज्यादा है तो आप उसे टैक्सेबल कर दोगे, 9.5 से कम है तो एग्जम्प्ट कर दोगे, सिंपल सी बात है। उसके पहले हमने ऊपर बताया था भाई 12%, ये रेट पता होगा तभी ना आप कर पाओगे, टैक्सेबल होगा कि एग्जम्प्ट होगा। तो ये सारी चार्ट को आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है। ओके, चलो, सैलरी फॉर दिस पर्पज मींस बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस if provided in the terms of employment for retirement benefit commission as per percentage turnover। मतलब कि जो आपको ये निकालना था, ये टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन सैलरी। मतलब कि ये सैलरी जो आपको, सैलरी का इतने परसेंट आपको टैक्सेबल होगा, तो जो ये सैलरी दे रखी बीच में वो एचआरए की सैलरी होगी। यहाँ पे कह रहा था अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 9%, 9.5% पर एनम इज टैक्सेबल एज ए सैलरी। तो सैलरी का मतलब एचआरए की सैलरी, बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाली, कमीशन टर्नओवर बेस्ड। ठीक है, ओके, समझ में आया। सेम टू सेम यहाँ पे भी देखो लिखा है 12% सैलरी, 12% सैलरी। तो सैलरी का मतलब आपको हमने बता दिया, और इसके पहले भी बार बार बता रहे थे, अगर आपका सैलरी वर्ड आता है ऐसे तो क्या क्या सैलरी में आएगा। ठीक है, चलो, अब आपका इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन कंट्रीब्यूशन बाई सच पर्सन या फिर एम्प्लॉय, इंटरेस्ट के केस में यहाँ पे अब आपको लिमिट दे रखा है। ठीक है ना। हाँ बेटा, तो अब आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा समझो, क्योंकि अब इसके आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क ये रहेगा कि ये आपको चार्ट खुद से बनाना है और पूरा चार्ट अच्छे से याद करना है। ठीक है, अगर आप चार्ट बनाओगे तभी याद होगा, अदरवाइज नहीं याद होगा। ठीक, और उसके पहले आपका जो हमने बताया, 4 प्रकार के प्रोविडेंट फंड होते हैं, उनका पूरा नाम अच्छे से याद रखो। ठीक है, और प्रोविडेंट फंड होता क्या है, सपोज आपने किसी आपको
किसी ने ये क्वेश्चन बता पूछ लिया कि बताओ बेटा प्रोविडेंट फंड क्या होता है, आपके पापा जॉब वॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको अच्छे से बता सको, इतना आप क्या करो, इसको पढ़ करके अच्छे से याद कर लो। ठीक है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है समझ लो, मतलब याद करने का मतलब समझ लो सारी चीजें। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल की डेट पे। आप लोगों को जो होमवर्क में दिया गया है वो सारा सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लो। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।